तो दूसरा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कैपेसिटेंस का, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अपन ने देखा जो कैपेसिटेंस है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। डायमेंशन का मतलब एरिया और बीच की डिस्टेंस पे। तो इस फॉर्मूले पे अपन A जानते हैं होता है एरिया, और D जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। क्लियर है? इस फॉर्मूले पे अपन एक दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो कैसे है। मान लो एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। अगर इसकी साइज A है और इसकी साइज B है और इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है वो C है, तो हमें देखना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी C निकालना है। तो C निकालने के लिए अपन जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A होता है एरिया और D होती है डिस्टेंस। तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट और एरिया देखना है, एरिया हो गया A इंटू B, तो अपन लिख सकते हैं AB अपॉन, फिर आता है D होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच की डिस्टेंस है C। तो अपने पास कैपेसिटेंस आई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन C। क्या इसी प्रकार और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं? ये मान लो दो सर्कुलर प्लेट्स है जिसकी रेडियस R जूम कर लेता हूं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं A है। तो क्या इसके लिए कैपेसिटेंस निकाल सकते हो? इसके लिए कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया देखना है, तो सर्कुलर प्लेट है जिसकी रेडियस R है, उसका एरिया होता है पाई R स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कोई भी शेप ली जा सकती है, ट्राइंगल लिया जा सकता है, स्क्वायर लिया जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अपन चाहें तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मान लो कि ये स्क्वायर प्लेट होती और दो स्क्वायर प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो A मान लेता हूं और इसकी हाइट B मान लेता हूं, तो इसके लिए जो कैपेसिटेंस होना चाहिए वो हो जाना चाहिए एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन A। क्लियर है? अब अपन ने दो इंपॉर्टेंट चीज देखी। अपन ने कैपेसिटर बनाया तो उसमें एक चीज तो अपन उसकी लेंथ और बीच की डिस्टेंस को वेरी करवाकर अगर अपन चाहें तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, अपन को जो एक एनर्जी मिली वो मिली कन्फाइंड रीजन में, तो ये एनर्जी कितनी मिली इसको कैलकुलेट करने के लिए अब अपन एनर्जी इन कैपेसिटर निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनर्जी इन कैपेसिटर। तो एनर्जी इन कैपेसिटर की बात करें अपन, तो अपन जानते हैं कि अपन ने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था, यानी दो कंडक्टर प्लेटिंग, एक कंडक्टिंग प्लेट ये है और दूसरी कंडक्टिंग प्लेट ये है। हमें इस पर फाइनली चार्ज लाना है Q और इस पे माइनस Q। लेकिन
ये चार्ज लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ही इस कैपेसिटर की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही अपने को ये प्लेट दी गई थी, क्या इन पे कोई चार्ज था? नहीं। तो अगर मान लो इस प्लेट से अपन dq चार्ज को तोड़े, यानी एक बहुत छोटे से चार्ज को इस प्लेट से तोड़कर इस प्लेट पे लाया जाए, तो इस प्लेट से dq चार्ज को तोड़ा और इस प्लेट पे लाए, तो इस पे माइनस dq चार्ज आ गया, इस पे प्लस dq चार्ज आ गया। क्या लगातार चार्ज को तोड़ा जा रहा है, इस पे रखा जा रहा है, और कुछ टाइम बाद अपन देखते हैं कि मान लो इस पे चार्ज आ गया स्मॉल q और इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस q। अब अपन जानते हैं कि हमें निकालनी है एनर्जी, यानी अपने को देखना होगा वर्क डन, और ये वर्क डन देखने के लिए अपने को चाहिए, अपन जानते हैं कि कैपेसिटी क्या होती है, C इक्वल्स टू Q बाई V। क्लियर? तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। यहां पे Q चार्ज होना चाहिए, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है, स्मॉल q। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो है Q अपॉन कैपेसिटी, अगर मैं इसकी C मान लेता हूं तो क्या आ गया, Q बाई C। और इस Q बाई C को हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया Q बाई C, और अपने को देखना है वर्क डन। तो वर्क डन होता है QV। कैसे? अगर मान लो कि ये कोई बैटरी जिसका पोटेंशियल V है अपने पास, और एक चार्ज को Q चार्ज को अगर अपन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाते हैं, तो अपने को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा QV, यानी चार्ज और जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा अपने पास वर्क डन। तो यहां चार्ज अपने पास Q है, और चार्ज जो ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी ये जो चार्ज अपन यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, वैसे यहां पे dq चार्ज को अपन इस प्लेट से इस प्लेट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो चार्ज की जगह अपने पास आना चाहिए dq, और पोटेंशियल की जगह अपने पास आना चाहिए Q बाई C। तो अपने पास dw आया dq इंटू Q बाई C। पहले अपन ने देखा कि प्लेट को अपन को दिया गया था तो इन पे चार्ज 0 था, लेकिन फाइनली अपने को कितना चार्ज लाना है, प्लस Q और माइनस Q। तो अपन इनका इंटीग्रेशन कर दें, कहां से कहां तक, 0 से लेकर Q तक। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो टोटल वर्क डन जो आया अपने पास वो आया Q स्क्वायर बाई 2C। तो अपने पास टोटल वर्क डन जो आया Q स्क्वायर बाई 2C आया। क्या यही वर्क डन इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा? बिल्कुल हाँ, यानी यही क्या होगी इसकी एनर्जी। लेकिन अपन जानते हैं Q को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, Q को लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं CV। तो Q को मैं लिख सकता हूं यहाँ C। तो क्या ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ? अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो वर्क डन जो आया अपने पास वो आया हाफ CV स्क्वायर। क्या ये हाफ CV स्क्वायर ही एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होगी? तो अपन बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होगी हाफ CV स्क्वायर। तो अपन ने एनर्जी निकाल ली, तो कैपेसिटर की एनर्जी कितनी आई, हाफ CV स्क्वायर। लेकिन ये एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर है? क्लियर? अगर अपन चाहें
तो इसका एक और प्रूफ देख सकते हैं। वो एक और प्रूफ क्या है कि अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो एनर्जी डेंसिटी निकाल रही थी वो आई थी अपने पास, क्या वो एनर्जी डेंसिटी को ये प्रूफ करता है? तो इसका मतलब ये जो अपन ने एनर्जी कैलकुलेट की है वो एकदम एक्यूरेट है। तो इसका सेकंड प्रूफ भी देख सकते हैं अपन। कैसे? सोचो अपने पास एनर्जी है हाफ सी वी स्क्वायर। तो अपने पास एनर्जी को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे जो सी है, क्या मैं इस सी को अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था? सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्या इस सी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं? बिल्कुल। और ये वी देखना है, तो क्या ये कैपेसिटर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो E बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? V अपॉन डी। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? E डी। क्या ये बात लिखी जा सकती है? तो अपन ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सी की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और V इक्वल्स टू अपने पास आ गया ईडी। V इक्वल्स टू ईडी होता है, तो यहां लिख सकता हूं मैं ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। क्या एक डी से एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा? एक डी से एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर इंटू डी। यहां पे देखें तो ए है एरिया और डी है डिस्टेंस। ए है एरिया और डी है डिस्टेंस। एरिया इंटू जो लेंथ होती है उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। क्या यही एनर्जी डेंसिटी होती है? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने यही पढ़ी थी कि एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर? क्या यह एनर्जी पर वॉल्यूम होती है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये अपना जो एनर्जी अपन ने कैलकुलेट की वो एकदम एक्यूरेट है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। हाँ, कुछ बेसिक चीज जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी बैटरी के बारे में, अपन उसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं ताकि वो अपने आगे आने वाले टॉपिक्स में काम आए और उसको अपन रिवाइज कर सके। देखो, अगर मान लो ये V वोल्ट की बैटरी और इसमें से चार्ज Q फ्लो कर रहा है इधर से, तो ये हुआ लोअर पोटेंशियल और ये हुआ हायर पोटेंशियल। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हो जाएगा QV, यानी जो एनर्जी आएगी वो आ जाएगी QV। अगर ऐसे ही बैटरी है और ये V वोल्ट की बैटरी और चार्ज अगर इधर से फ्लो हो रहा है, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा माइनस क्यूबी। मीन्स माइनस का मतलब क्या है कि अगर चार्ज का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इनवर्ड, इसका मतलब ये जो क्यूबी एनर्जी आई है वो बैटरी के अंदर स्टोर हो रही है, यानी इस टाइम पे बैटरी चार्ज हो रही है।
और यहाँ पे बैटरी से एनर्जी अपने को मिल रही है, यानी सर्किट को एनर्जी जो मिल रही है वो इस टाइम मिल रही है, और बैटरी जो चार्ज हो रही है वो यहाँ हो रही है। कैसे? मान लो कि ये सर्किट है, इसकी बात करते हैं अपन। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और अगर मैं मान लो कि यहां जो पोटेंशियल है वो 0, तो यहां 0 और पोटेंशियल डिफरेंस आना क्या चाहिए? V। तो इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, तो V माइनस 0 जो हो जाएगा अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस V। और इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है इधर से इधर, ठीक है। तो यहां पर इसकी एनर्जी कितनी थी? 0। तो यहां इसकी एनर्जी 0। और जब इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाया जाता है तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई? QV, यानी यहां इसकी एनर्जी हो गई QV। तो जब चार्ज आया तो यहां इसकी एनर्जी 0 थी, लेकिन जैसे ही बैटरी से पास हुआ उसकी एनर्जी हो गई QV। क्या ये QV एनर्जी बैटरी ने दी? बिल्कुल। तो बैटरी यहां अपने को एनर्जी दे रही। सेम इसी केस में अगर अपन देखें तो ये है हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल। अगर मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V है, मैं यहां V मान लेता हूं, यहां पोटेंशियल 0 मान लेता हूं, तो इन दोनों का डिफरेंस V आ गया। अब क्यों चार्ज कि यहां पे जो एनर्जी थी, यहां जो एनर्जी थी वो QV थी, लेकिन जो यहां एनर्जी हो गई 0। इसका मतलब चार्ज के पास जो एनर्जी थी वो QV थी, और QV एनर्जी लेके चार्ज चला था, लेकिन बैटरी के बाद उसकी एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो एनर्जी कहां गई? वो एनर्जी इस बैटरी में स्टोर होगी, यानी इस कंडीशन में बैटरी चार्ज हो रही है। क्लियर है? अगर ये बेसिक चीज अपने को आएगी तो अगला टॉपिक अपने लिए और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। अगर मान लो अपन एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह देखते हैं तो उनमें अपने को एक सर्किट डिजाइन मिलता है। वो सर्किट डिजाइन कैसा होता है? जिसमें कैपेसिटर को, मान लो ये कैपेसिटर है C, और ये बैटरी और ये स्विच। ऐसा सर्किट डायग्राम मिलता है अपने को बुक्स में, इसको बोलते हैं किताबी डायग्राम। अब किताबी डायग्राम का मतलब ये है कि इसके अंदर जैसे ही अपने कैपेसिटर को वायर्स के थ्रू बैटरी से जोड़ा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कुछ बैटरी का भी रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस यहां रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो ये किताब में डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देते हैं। और क्यों कर देते हैं अभी आपको समझ में आएगा। वास्तव में सर्किट डायग्राम ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है फिर? तो वास्तव में सर्किट डायग्राम जो होता है वो ऐसे होता है। हाँ, यहां ये R जो है वो रेजिस्टेंस है इन वायर्स की, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? R से। ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, तो इसको अपन RC सर्किट बोलेंगे। वैसे RC सर्किट अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट यहां से ही लिंक कर दूंगा वहां। तो सोचो इसकी रेजिस्टेंस है R और कैपेसिटेंस है C। बैटरी अपन ने जोड़ रखी है, तो क्या होना चाहिए? अगर मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, तो t = 0 समय पर अगर अपन इस स्विच को ऑन कर दें
t इक्वल्स टू 0 समय पे स्विच को ऑन किया। तो स्विच को ऑन किया तो क्या यहां जो पोटेंशियल मैं 0 जूम कर सकता हूं? अगर यहां 0 है तो यहां v होगा, बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहां v है तो यहां भी v होगा, यहां 0 तो यहां भी 0। क्या जैसे ही अपन ने स्विच को ऑन किया यानी t बराबर 0 सेकेंड पे, क्या कैपेसिटर चार्ज था क्या? नहीं, यानी कैपेसिटर चार्ज नहीं था तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 था। इसका मतलब यहां 0 तो यहां भी 0। क्या इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है? बिल्कुल। लेकिन इस रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां भी है और यहां 0, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास आया v माइनस 0। इसका मतलब आ गया v, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया अपने पास v। रेजिस्टेंस कितना है? R। तो इसमें फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो कितनी होगी? तो अपन जानते हैं कि R इक्वल्स टू होता है V अपॉन I। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई R। तो क्या यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस R है, तो यहां करंट हो जाएगी V बाई R। कोई दिक्कत नहीं। जैसे थोड़ा सा टाइम और बढ़ा, थोड़ा टाइम और बढ़ा तो क्या होगा कि क्या इस पे चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे? हाँ, लेकिन ये चार्ज आए कहां से? क्या ये जो चार्ज आ रहे हैं क्या वो बैटरी दे रही? नहीं, क्योंकि बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी एनर्जी का सोर्स होती है, ना कि चार्ज का। तो यहां पे जो चार्ज आए वो कहां से आएंगे? तो जैसे जैसे समय बीतता गया इस पे चार्ज आ जाएंगे। तो ये चार्ज जो वास्तव में इस वाली प्लेट से इसने खींचे हैं, तो इस पे चार्ज आ जाएगा और इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुछ टाइम बाद अपन देखते हैं कि मान लो इस पे चार्ज आ गया Q और इस पे आ गया माइनस Q। जब इस पे चार्ज Q आ गया, इस पे माइनस Q आ गया, इसका मतलब हाँ, तो V वोल्ट की बैटरी थी। जैसे स्विच ऑन किया हुआ था, यहां 0 जूम कर सकते हैं, यहां V तो यहां भी V, यहां 0 तो यहां भी 0। अब यहां पे देखो चार्ज कितना आ गया? Q। तो क्या यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, अपन ने पढ़ा था कि C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। तो V इक्वल्स टू आ जाएगा Q बाई C। Q चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट मीन्स Q और कैपेसिटी इसकी C। तो यहां का पोटेंशियल आ जाना चाहिए Q बाई C। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहां का Q बाई C है, यहां का 0, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया Q बाई C। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो यहां V है, यहां Q बाई C। तो I इक्वल्स टू क्या आया? V माइनस Q बाई C अपॉन R। क्या बात क्लियर? क्या पहले की तुलना में करंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज? तो अपन देखते हैं, यहां V बाई R थी, यहां पोटेंशियल में कुछ कमी आई, इसका मतलब करंट भी कुछ कम हुआ। अगर पोटेंशियल में कमी आई और करंट भी कम हुआ तो अपन बोल सकते हैं कि करंट यहां डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल, करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो करंट डिक्रीज होने से क्या इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल। क्या फाइनली जब इस पे करंट कम होता जाएगा, समय बीतता जाएगा, तो क्या कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है? अगर ये फुली चार्ज हो जाए
अगर ये फुली चार्ज हो जाए। फुली चार्ज का मतलब जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा तब ये चार्ज फुल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ये चार्ज होना नहीं होगा। तो अगर अपन देखें कि फाइनली मान लो कि इस सर्किट के अंदर हाँ V-वोल्ट की बैटरी स्विच ऑन किया हुआ था। अब अपन देख रहे हैं कि जब यहाँ के बाद भी अगर इसको लगातार चार्ज किया जा रहा है तो क्या होगा। तो यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ V, ये R, ये C, यहाँ 0। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, बैटरी के बराबर होता है। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर होना है यानी V होना है, तो क्या मैं यहाँ V मान लूं, क्या इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया इसका मतलब यहाँ चार्ज कितना आ गया, Q, और यहाँ -Q। अब यहाँ देखिए V और V, तो यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब यहाँ करंट भी कितनी हो गई, 0। अगर यहाँ करंट 0 हो गई, इसलिए बुक्स के अंदर डायरेक्टली इस R को रिप्रेजेंट ना करके सीधा का सीधा डायग्राम बना दिया जाता। जब करंट 0 हो जाती है, जब करंट 0 हो जाती है उस केस को अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो ये हो गई अपनी स्टेडी स्टेट। इस स्टेडी स्टेट के बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अगर अपन बिफोर की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस लगाना जरूरी होगा, और आफ्टर की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है क्योंकि करंट कितना हो गया, 0। इसलिए जब अपन आरसी सर्किट पढ़ते हैं तो वो बिफोर स्टेडी स्टेट होता है, और जब आरसी सर्किट नहीं पढ़ते हैं तो वो होता है आफ्टर स्टेडी स्टेट। आफ्टर स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं होगा, और बिफोर स्टेडी स्टेट में इस रेजिस्टेंस का यूज होगा। ओके, बाय।